अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ और कैसे इसको बिटकॉइन यूज़ करता है और कैसे ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो नाजरीन, ब्लॉकचेन दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक है ब्लॉक और दूसरा है चेन। यानी सिंपल नाम से ही जाहिर है, इससे हमें पता लगता है कि ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है। तो सबसे पहले आइए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्या था। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिसिपेंट है ए, उसने पैसे भेजने हैं बी को। ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है और इसने पैसे भेजने हैं यूएसए में। तो ये नॉर्मली कैसे पैसे भेजता था? ये थर्ड ट्रस्टेड पार्टी के थ्रू पैसे भेजता था, जो कि उमूमन कोई बैंक होता था या कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके जरिए से ए बी को पैसे भेजता था पाकिस्तान से अमेरिका में, और ये टिपिकली कुछ डेज में, लेट्स से 3 डेज कर ले, कुछ डेज ये टाइम लेता था और ये थर्ड पार्टी जो है कुछ फीस चार्ज करती थी। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि टाइम फ्रेम ज्यादा था, फीस भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से अगर आपने भेजना है तो आपकी करेंसी कन्वर्जन आपकी बैंक से होगी, आपके बैंक से जाएगा। अमेरिका में अगर भेज रहे हैं तो उधर बैंक अकाउंट में, तो दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, दो गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके अपने टैक्सेस हैं और फिर उसके बाद उनकी अपनी फीस भी है। तो इन सबको मिला के फीस भी ज्यादा थी और इस सारे प्रोसेस में क्योंकि सेंट्रल एजेंसी एक इन्वॉल्व थी तो टाइम भी ज्यादा था। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर ये थर्ड पार्टी करप्टेड हो या फिर थर्ड पार्टी के पास उनके पास अथॉरिटी थी कि अगर आप पैसे कुछ हद से ज्यादा बेच रहे हैं या कुछ हद से कम बेच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी क्योंकि गवर्नमेंट से डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ लिंक थी तो गवर्नमेंट इसको फौरन से डिटेक्ट कर लेती थी, जो कि ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न होता था इंडिविजुअल के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, जो ब्लॉकचेन है, वो थर्ड पार्टी को खत्म कर रही है और ये जो टाइम फ्रेम है इसको कम कर रही है। इसको 3 डेज को ये मिनटों में लेके आ रही है और ये फीस जो है उस फीस को भी बहुत ज्यादा कम करती है बनिस्बत थर्ड पार्टी के, जो थर्ड पार्टी चार्ज कर रही थी। आइए नाजरीन समझते हैं ये कैसे इसको पॉसिबल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेटवर्क ऑफ पीपल है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ड्रॉ किए हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, वरना ये बहुत ज्यादा मिलियंस में होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो शुरू में ए के पास फॉर एग्जाम्पल $10 ए के पास मौजूद है। तो जब ये पहला ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होगी कि ए के पास $10 है। अब ए ने बी को $3 लेट से ट्रांसफर किए, तो ये जो ब्लॉक है इसके साथ लिंक्ड होगा ए ट्रांसफर बी $3। फिर इसके बाद बी ने सी को ट्रांसफर किए लेट से $2, तो इसके साथ एक और ब्लॉक मैंने ऐड किया बी ट्रांसफर सी $2। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये ओपन लेजर का कॉन्सेप्ट है। ओपन लेजर यानी खुला खाता नामा, यानी ये जो ट्रांजेक्शन की लिस्ट है या ये जो लेजर है, ये ए भी देख सकता है, बी भी देख सकता है, सी भी देख सकता है और डी भी देख सकता है। यानी कि इस नेटवर्क पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो इस लेजर को देख सकता है और इस लेजर्स को माइनर्स मेंटेन करते हैं। माइनर्स के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। लेट्स से इसमें ए माइनर है और सी माइनर है, इनको मैं माइनर लिख लेता हूँ। ए और सी लेट्स से इसमें माइनर्स है, तो ये माइनर्स जो है इसको मेंटेन करता है लेजर को। इसको कहते हैं ओपन लेजर यानी खुला खाता नामा। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन की कैसे ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है? फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान है, उसमें आप खाता लेने के लिए जाते हैं, यानी उधार पे आप सामान लेते हैं, वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है कि आपने 100 रुपये 200 रुपये जितने रुपए की उधार ली है उसका वो नोट रखता है अपने खाते नामे पे। तो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि दुकानदार अपनी तरफ से उस खाते में खुद से ऐड भी कर सकता है कि इसने ये चीज खरीदी 100 रुपए की, ये चीज खरीदी 1000 रुपए की, यानी उस रिकॉर्ड को दुकानदार टेम्पर कर सकता है। आप जब बाद में महीना खत्म होने के बाद उसको पेमेंट करने जाते हैं, फिर हैरान हो जाते हैं कि ये चीज तो मैंने खरीदी ही नहीं, लेकिन आपकी बात पे कौन यकीन करेगा, क्योंकि खाता तो सिर्फ दुकानदार के पास था। लेकिन क्या हो अगर आपने अपने पास भी एक खाता नामा यानी एक रजिस्टर रखा हो जिसपे आप जो भी उधार आप दुकानदार से ले रहे हैं आप अपने भी रजिस्टर पे उस चीज को नोट कर रहे हैं, तब क्या दुकान
दुकानदार उसमें हेर फेर कर सकेगा। आगे चलते हैं, अगर इस चीज को थोड़ा और इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल आपके गांव में वो दुकानदार है जो कि सबको खाते दे रहा है और महीने के एंड पे सबसे वसूली करता है, तो अगर वो खाता, उस खाते की कॉपी हर एक बंदे के पास मौजूद हो जो कि उस गांव में मौजूद है, यानी उधर अगर कई लोगों के पास वो खाता नामा होगा, तो क्या दुकानदार उसमें रद्द बदल कर सकता है? एग्जैक्टली यही चीज ओपन लेजर करती है कि ये ब्लॉकचेन में लेजर ओपन होता है और हर कोई रीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे कि लेजर यहाँ पर भी सेंट्रलाइज्ड है, जिसको ऑलरेडी ब्लॉकचेन खत्म करना चाह रही थी, तो लेजर तो यहाँ फिर सेंट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का, यानी ये लेजर कोई सेंट्रलाइज नहीं होगी, सेंट्रलाइज किसी एजेंसी के पास नहीं होगी, बल्कि जो जो माइनर्स होंगे उनके पास ये लेजर जो है, इसकी अपडेटेड को ये लेजर जो है इनके पास अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन इंश्योर करेगा कि लेजर सबके पास सिंक्रोनाइज्ड हो, यानी सेम अपडेटेड वर्जन लेजर का मौजूद हो। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है माइनर्स का, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, आपको बताया। माइनर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बी ने एक रिक्वेस्ट इनिशिएट की, डी को बी ट्रांसफर डी $3, यानी बी ने एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट की इस नेटवर्क पे कि वो $3 डी को ट्रांसफर करना चाह रहा है। जैसे ही वो ये रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा, ये माइनर्स जितने भी नेटवर्क में, यहाँ पे तो 2 मैंने शो किए हैं, लेकिन नेटवर्क में बहुत ज्यादा होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, सिंपली वो एंटिटीज होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स को रन करना है। तो जैसे ही ये ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट बी नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करेगा, तो फौरन से ये माइनर भी ये सारे इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट का मतलब ये है कि ये चेक करेंगे कि बी के पास इतने पैसे मौजूद हैं या नहीं है। इतने पैसे अगर मौजूद नहीं है तो वो ये ट्रांजैक्शन को शुरू में ही फेल कर देगा। तो सबसे पहले ये वैलिडेट करेगा कि बी अगर $3 डी को भेजना चाह रहा है तो ये उसके अकाउंट में मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इनके पास लेजर ऑलरेडी मौजूद है और लेजर में सारी हिस्ट्री स्टोर्ड है। तो उधर से ये वैलिडेट करेगा कि बी के पास इतने पैसे हैं या नहीं है। जो ये वैलिडेशन हो गई, इसके बाद ये एक रैंडम नंबर से गेस करेगा कोई भी की। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक ताला पड़ा हुआ है, एक बक्सा पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ खजाना है और उधर 100 चाबियां पड़ी हुई हैं। 5 लोगों को कहते हैं कि इस बक्से के अंदर जो खजाना है वो उस बंदे का है जो सबसे पहले उस ताले को खोलेगा। तो सारे जो 5 लोग हैं वो एक एक करके चाबी उसके अंदर डाल के ताला खोलने की कोशिश करता है। जिसकी चाबी सबसे पहले लगती है उस ताले को, तो वो पैसे उसके हो जाते हैं। सेम केस यहाँ पर भी है। जो माइनर्स हैं वो कम्प्लेक्स एक मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए एक लूप चलाते हैं, यानी एक की तलाश करते हैं, यानी वो रैंडम नंबर्स को गेस करते हैं, रैंडम नंबर गेस करते जाते हैं टिल द टाइम वो किसी एक नंबर पे पहुंच जाता है उस नंबर से कि वो एक यूनिक हैश जनरेट होता है। हैश कहते हैं एक यूनिक नंबर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को, 14 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो जनरेट होने तक ये जो है वो नंबर्स ट्राई करते रहते हैं सारे माइनर्स। जैसे ही पहले जिस माइनर ने भी वो सही की आइडेंटिफाई कर ली, जिससे एक मखसूस हैश नंबर जनरेट हुआ जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, और वो हैश सिस्टम पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि इस तरह का हैश होगा। यानी फॉर एग्जांपल ये हो सकता है शुरू में 4 0 हो, शुरू में 5 0। मिसाल के तौर पर एचबीएल का जो अकाउंट नंबर है वो फॉर एग्जांपल 0910 से शुरू होता है, तो ये एक कंडीशन रख दी जाए कि जो भी अकाउंट नंबर होगा उसके शुरू में ये 4 डिजिट होंगे और इसके फिर 5वां डिजिट ये होगा, 6ठा डिजिट। इस तरह से ये कंडीशंस प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम में। तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हुई तो वो कीज डिफरेंट रैंडम नंबर वो ट्राई करता जाता है हैश जनरेट करने के लिए। जैसे ही एक नंबर उसके साथ मैच हो जाती है जिससे वो हैश जनरेट होता है, तो वो क्या हो गई, बक्सा अनलॉक हो गया। तो वो जो है फौरन से इस की के साथ, यानी इस की से जो हैश बना उसके साथ इस ब्लॉक को नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है। और जब ये इस नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है, बाकी सारे माइनर्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो इसको वैलिडेट करते हैं कि ये सही ब्लॉक इसने माइन किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस की से जो है एक पर्टिकुलर हैश जनरेट होता है। हैश क्या चीज है? हैश बेसिकली जिस तरह से अगर आपको लेमैन टर्मिनोलॉजी में मैं बताऊं तो जो आपका खाता नामा है उसका हर एक पेज जो है उसका एक पेज नंबर होगा। हर एक पेज को आप एक ब्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक जो है वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, उसका रिकॉर्ड होता है। तो एक पेज का जो नंबर है उसको आप हैश नंबर कह सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है। तो इसी तरह से जो की आपने रैंडम गेस
परचेज की, उससे मखसूस एक यूनिक हैश जनरेट होता है जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इस हैश के साथ जो है वो ब्लॉक को नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है। बाकी सारे माइनर्स इसको वेरीफाई करते हैं कि इसने सही हैश जो है वो माइन किया है या नहीं किया। अगर इसने सही हैश माइन किया है, इसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। जैसे ही ये सब ने वेरीफाई किया कि ये सही हैश इसने जनरेट कर ली है, तो वो बाकी सारे माइनर्स क्या करते हैं, इसमें मजीद टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने माइन कर लिया और इसने इससे रिवॉर्ड भी ले लिया। जिस माइनर ने ये खास हैश के साथ एक ब्लॉक माइन कर लिया, उसको बिटकॉइन में फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है जो कि बिटकॉइन में होता है, और उसी को वो बेच के पैसे कमाता है। बाकी सारे माइनर्स इस हैश को अपने लेजर में इंटीग्रेट करते हैं, अपने लेजर के जो प्रीवियस ब्लॉक है उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं और किसी और ट्रांजेक्शन की तरफ वो बढ़ते हैं और किसी और ट्रांजेक्शन की तलाश में। तो ये जो है, जैसे ही ये हैश के साथ ब्लॉक आता है नेटवर्क में, सारे माइनर्स अपने उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने लेजर में। इस तरह से वो लेजर को सिंक्रोनाइज रखता है और इसी के जरिए से उसको बिटकॉइन में रिवॉर्ड मिलता है और इसी बिटकॉइन को मार्केट में फ्लोट करके पैसे वहां से लेता है। और ये जो माइनर्स हैं, इस काम को करने के लिए जो उनका सॉफ्टवेयर रन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए होती है और उसी के जरिए से वो सिस्टम को रन कर रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको माइनर का बताया कि वो माइनर कैसे काम करता है, एक ब्लॉक माइन करने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक, हैश और हैश। तो जो फॉर एग्जांपल ये न्यू ब्लॉक आपने माइन कर लिया, इस न्यू ब्लॉक को माइन करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ब्लॉक का हैश आपको पता है, इसका प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश ये ले लेता है कंप्यूटर। प्रीवियस ब्लॉक के हैश के साथ जो नॉन्स, जिस की मैंने आपको बात की थी, जो की मैंने आपको बताया था कि रैंडम जो गेस करने वाला की, इस रैंडम की इस ब्लॉक के हैश के साथ, वो प्रीवियस ब्लॉक के हैश के साथ ट्राई करता रहता है टिल द टाइम कोई एक यूनिक हैश जनरेट नहीं होता, यानी वो ताला नहीं खुलता, तब तक ये रैंडम की इसके साथ कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहते हैं। और फिर जब वो यूनिक हैश जनरेट होता है तो उस यूनिक हैश के साथ न्यू ब्लॉक जनरेट हो जाता है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर प्रीवियस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाए तो नए ब्लॉक का भी हैश चेंज होगा। इस तरह से ब्लॉक चेन सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर कोई स्कैमर या टेम्परर जो है इसके हैश को चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक में कोई भी चेंजेस करेगा, इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस करेगा, या इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस करेगा जो रिकॉर्ड है, या इस ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस करेगा, तो उसकी वजह से सब्सिक्वेंट सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज होगा और इस तरह से ये फौरन से डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे कोई रद्द बदल की गई है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। और इसी तरह से यहाँ से ये बैक ट्रैक भी हो सकता है ट्रांजेक्शंस को, शुरू वाले न्यू ब्लॉक से अगर कोई देखना चाहे हिस्ट्री को तो वो बैक ट्रैक यहाँ तक जा सकता है। इस तरह से ये चेन है ब्लॉक्स का, इसके जरिए से ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन को बना भी सकते हैं। ये ब्लॉकचेन मैंने ओपन किया, ये आप इसका वेबसाइट चेक कर सकते हैं, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज बंदा नहीं चाहिए। यहाँ पे ब्लॉक डिटेल आ रही है, चेक करें लेटेस्ट ब्लॉक जो है ना, जो सबसे अभी लेटेस्ट माइन हुआ है, तो 2 मिनट पहले माइन हुआ है और ये देखें ये 88,09,952 ब्लॉक्स अब माइन हो चुके हैं और ये उसका हैश नंबर है। माइनर्स की डिटेल नहीं आ रही और ये ट्रांजेक्शन काउंट है, ये उसका नॉन्स है। जिस नॉन्स की मैं आपको बात कर रहा था जो की है वो ये है, ये चेक करें कितना बड़ा नंबर है, यानी इतने टाइम्स उसने गेस किया होगा और कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया होगा तब जाके वो ब्लॉक माइन हुआ। तो आप सोचें इस पे कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ये देखें जितनी बिटकॉइन सेंड की हैं ये कितनी वैल्यू बनती है, आप खुद चेक कर सकते हैं। और उसका सिर्फ आप फीस चेक करें कि फ़ीस कितना लगा है, मतलब ये वैल्यू चेक करें और ये वैल्यू चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी कम फीस इसमें लग सकती है। अब आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ, इस ब्लॉक के डिटेल में और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। ये इसका हैश नंबर है, ये हैश बहुत ही बड़ा नंबर है जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हैं। और इसको अगर आप कहेंगे कि कोई रेप्लिकेट कर सकते हैं, कोई अपनी तरफ से बना सकता है, तो ये चेक करें इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई इतना लंबा जो है ना वो हैश जो है ना अपनी तरफ से जनरेट करे। और ये कोई पर्टिकुलर इसमें डिफ़िकल्टी लेवल होता है, पर्टिकुलर चीज़ जो कि एल्गोरिथम में प्री सेट होता है। एक दफ़े किसी ने हैश जनरेट किया तो बाकी सारे माइनर्स उसको चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं आया हूँ तो इसमें देखें ये इसकी समरी है के डिटेल के बारे में। तो इसमें वो लिखा हुआ है कि रिवॉर्ड में इनको जो है ना 3.13 बिटकॉइंस मिले हैं जो माइनर है उसको रिवॉर्ड में, और फीस में जो है ना वो तकरीबन
$3,127। अब चेक करें, $3,127 फीस कटी है, जबकि पैसे कितने सेंड किए गए हैं ये चेक करें, आप इसको काउंट करें। $52,18,50,811 जो है ना बिटकॉइन के जरिए इसमें से भेजे गए, और उसका जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना $3,127 कटे। आप खुद ही इसके जो है ना वो निकाल सकते हैं कि फीस कितनी कम है। अब इसकी ये डिटेल आ रही है इस ब्लॉक की। हैश नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ये हैश नंबर था। और इसमें जो दूसरी चीज़ है वो नॉन्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें भी लिखा हुआ रैंडम वैल्यू दैट कैन एडजस्ट टू सेटिस्फाई द प्रूफ ऑफ वर्क, यानी प्रूफ ऑफ वर्क साबित करने के लिए जो वो नंबर था जिसके ज़रिए से वो हैश जनरेट हुआ वो ये है, यानी इतनी ट्राइज इसने की। इसका मतलब ये है कि इतनी ट्राइज कम्बिनेशंस उसने डिफरेंट ट्राई की, उसके बाद जाके वो यूनिक हैश जनरेट हुआ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और उसने सक्सेसफुली माइन किया। इसकी सारी डिटेल इस पे आ रही है, आप डिटेल देख सकते हैं कि ये कब माइन हुआ। 29 मार्च 2025 को 2:45 माइन हुआ। एवरेज फी आप चेक करें कितनी, इतनी इसकी एवरेज फीस है। और ये नीचे आप आएंगे तो इसकी ट्रांजेक्शन डिटेल आएगी, ये चेक करें। ये इस ब्लॉग में जो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है ना वो इस ब्लॉग में जो मौजूद है वो आ रही है। ये चेक करें, एक बंदे ने जो है वो $52,872 भेजे, उसकी फीस कितनी कटी, सिर्फ $35। $35 आप इसका चेक कर सकते हैं इसके निस्बत कितनी ज़्यादा कम है। अब ये फ्रॉम है और ये टू है, किस में भेजी है वो एड्रेस है। अब फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस मैं देखना चाह रहा हूँ, इसके बारे में ये आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बारे में मैं देखना चाह रहा हूँ, आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो है इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं, यानी जो जो एड्रेस होगा इस ट्रांजैक्शन में वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये एड्रेस किसका है आपको नहीं पता, उसके डिटेल बारे में, किस कंट्री में है, कहाँ से ऑपरेट हुआ, किस तरह से हुआ, ये कहीं पर भी नहीं पता। ये देखें, ये एड्रेस मैंने क्लिक किया, ये उसका करंट बैलेंस है। आपको बैलेंस भी नज़र आएगा कि उस एड्रेस में उस बंदे के पास कितने बैलेंस है बिटकॉइन में। ये देखें, इसकी डिटेल है। दिस एड्रेस हैज ट्रांजैक्टेड 2 times ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, इट हैज रिसीव्ड अ टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन एंड हैज सेंड अ टोटल नंबर ऑफ दिस नंबर ऑफ बिटकॉइन। और करंट जो है ना उसका वो बैलेंस जो है वो 0 है, ये बैलेंस इसमें शो हो रहा है। अब इसमें मजीद आप इसकी डिटेल देखें तो ये उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये आप कर सकते हैं। ये उसका ट्रांजैक्शन आ रहा है, कहाँ से उसने कहाँ ट्रांजैक्शन की, ये 2 ट्रांजैक्शंस का जो लिखा हुआ था कि 2 times उसने ट्रांजैक्शन की है उसकी डिटेल तक आ रही है, सही है। इसी तरह इस एड्रेस का भी है, इसके करंट बैलेंस इसके पास $27,886 इसके पास पड़े हुए, सिर्फ एड्रेस शो हो रहा है। आपको नहीं पता बंदा कौन है, कहाँ पे है, किस जगह से है, किस लोकेशन पे है, किधर से कर रहा है, लेकिन आपको ये मालूमात आ रही है कि इसके पास बैलेंस कितना है और ट्रांजैक्शन इसने कितनी दफ़ा की है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है सबके लिए एक्सेसिबल है। किसी भी कोने में अगर बंदा बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ इंटरनेट हो, वो इस डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये भी देखें, तो इन शॉर्ट इधर से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सिक्योर है, कितना ज़्यादा प्राइवेट है, कितना ज़्यादा इफ़िशेंट है। एक ब्लॉक का एवरेज टाइम जो माइन होने का वो है तकरीबन जो है ना वो 10 मिनट है। अब इसके बारे में देखें, इस ब्लॉक के बारे में कितने ट्रांजैक्शंस हैं। इस ब्लॉक के अंदर जो है वो तकरीबन 3,500 ट्रांजैक्शंस इस ब्लॉक के अंदर स्टोर्ड हैं। इस ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन जो है ना 3,500 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। तो जो है ना ये एक ब्लॉक जो है तकरीबन, मतलब ये मैं आपको 3,500 बता रहा हूँ, वेरी कर रहा है, किसी में 1700 भी हो जाता है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है और मल्टीपल फैक्टर्स है। तो ऑन एवरेज जो है ना 2000 आप कह सकते हैं, 2000 से 2500 जो है ना वो ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में स्टोर होती हैं। और ब्लॉक जो है ना ये इतने ब्लॉक्स अब तक माइन हो चुके हुए हैं, इसकी डेट और डिटेल्स इधर आ रही हैं। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। इसको समराइज करते हैं। सामीन, ब्लॉकचेन 1990s में ही इसका कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन जो इसकी पहली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो सतोशी नाकामोटो ने रियल लाइफ में की। सतोशी नाकामोटो के 2009 में इसने रियल लाइफ में बिटकॉइन के फॉर्म में की। और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $85,000 के बराबर है। यानी इसकी कीमत से ही आप
आप इसकी वर्थ का अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो समराइज करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तो मिडल मैन खत्म कर रहा है, यानी डिसेंट्रलाइज कर रहा है। डिसेंट्रलाइज से क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं सारी अथॉरिटी इंडिविजुअल्स के पास आ रही है। दूसरा सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है। इसकी डेटा टेम्परिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ब्लॉक में आप टेम्परिंग करेंगे तो उसके बाद सब्सिक्वेंट सारे ब्लॉक्स में आपको टेम्परिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए कई सौ साल लगेंगे। तीसरा, ये इफिशिएंट है, यानी मिनटों में जो पैसे भेजने के लिए आपको 3 दिन 4 दिनों में आपको टाइम लगता था, वो मिनट्स में जो है पैसे भेज सकता है किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री के कोने पर। जस्ट सिर्फ आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, वो एड्रेस अगर आपके पास हो तो आप किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज सकते हैं इफिशिएंटली, और फीस भी कम होती है। इंतहाई लो फीस के साथ आप भेज सकते हैं पैसों को। तो सामीन, ये कुछ चीजें थी जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बिटकॉइन सॉल्व कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।